हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं जानना चाहती हूँ आप सब कैसे हैं। आई थिंक यू ऑल आर फैबुलस एंड डूइंग स्टडी एंड फन। सो आप पिक्चर में देख रहे हैं, हाँ आपने राइट पहचाना, ये मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। आज मैं इनका कल्चर एंड अनार्की अपनी सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अब तक रोमांटिक एज के बारे में देखा सीखा कि वो एक तरह से नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखते थे, नेचर से रिलेटेड उनकी क्रिएशन होती थी। लेकिन आज हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। आज हम हैं तो ये 19th सेंचुरी, क्योंकि विक्टोरियन एज हो या फिर रोमांटिक एज हो, 19th सेंचुरी है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बस थोड़ा सा टाइम पीरियड अलग है। और विक्टोरियन एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर क्रिटिक। एंड इसके जो मेन राइटर हैं वो कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड। और इनका जो फेमस वर्क है वो है कल्चर एंड अनार्की, स्टडी ऑफ पोइट्री। बहुत सारे वर्क हैं, बट आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पोइट या राइटर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा एक इंटरेस्ट बनता है कि वो कैसा इंसान था। He was born 24 December 1822, Laleham, Middlesex, and he was died 15 अप्रैल 1888, लिवरपूल। और इनकी जो डेथ हुई थी कैसे हुई थी? जब ये अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, नाती या पोती से मिलने जा रहे थे, तो ईगरनेस मतलब उत्सुकता बहुत ज़्यादा हुई, इनका पैर फिसला और इनकी डेथ हो गई। और जो इनका एज रहा, पीरियड रहा, वो विक्टोरियन एज रहा। तो विक्टोरियन से आप समझे इंडस्ट्रियलाइजेशन एज था, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही थी, रोमांटिक को लेकर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और वो पुरानी जो धारणाएं थी वो धीरे धीरे बदलती ही जा रही थी। तो ये था इस एज का मेन जो रीज़न रहा। और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था। पॉलिटिकल एंड सोशल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे और बदलाव हो रहे थे। नाउ इसमें जो था, अब हम देखते हैं कि इनकी जो वाइफ थी वो कौन थी। तो इनकी वाइफ फैंसी लूसी थी। उससे पहले जब ये कॉन्टिनेंट जा रहे थे तो इन्हें एक लड़की टकराई जिनकी आंखें ब्लू कलर की थी। एक गाना है ना, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज मेरा करती है मैनू। तो हाँ वैसे ही, बट उनका जो था रिलेशनशिप ज़्यादा चला नहीं। तो मतलब फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्हें लूसी विटमैन मिली जिनके फादर जज थे। तो उन्होंने तो मना कर दिया क्योंकि इनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर फिर इनकी शादी हो गई थी फैंसी लूसी के साथ, और इनकी शादी के बाद 6 बच्चे हुए थे। आप सोच रहे हैं कि इनके तो 6 बच्चे हुए, लेकिन ये मैथ्यू आर्नोल्ड कौन सी संतान थे अपने पेरेंट्स की? देखिए, इनके जब पेरेंट्स थे उनके 10 बच्चे थे, उसमें से ये दूसरा बच्चा, मतलब सेकंड नंबर पे आने वाला सबसे महान बना। और फिर हमने बताया था कि इनकी डेथ हो गई थी लिवरपूल में। देन हम कहते हैं कि पीरियोडिकल ऐसे है ये, ठीक है। और इस वो पूरी तरह से पब्लिश्ड हुआ था, मतलब ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था 1869 में। और इसका फुल नेम क्या है? कल्चर एंड एनार्की एंड ऐसे इन ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। कल्चर, देखिए इसमें पूरी चैप्टर में क्या बताया, पूरी बुक्स में क्या बताया है, कल्चर इज़ अ स्टडी ऑफ परफेक्शन। कल्चर क्या है? ये एक स्टडी है, परफेक्शन की स्टडी है। और देखिए बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा है कि किसी में हेलेनिज्म बताया है, किसी में उसके 3 पार्ट्स डिवाइडेड कर दिए, बट क्लियरली नहीं बताया। तो मैं चाहती हूँ कि कम्प्लीटली ना सही, लेकिन मैं उसको थोड़ा दे पाऊँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है स्वीटनेस एंड लाइट। तो यहाँ पे स्वीटनेस एंड लाइट कैसे आएगी? परफेक्ट स्टडी करने से स्वीटनेस एंड लाइट आ जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि नॉलेज के साथ साथ तो ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है, ब्यूटी नहीं है तो भी बेकार है, और ब्यूटी है, नॉलेज नहीं है, वो भी बेकार है। फिर हम आगे क्या देखते हैं, साइंटिफिक चीज़ों के साथ साथ, साइंटिफिक समझ के साथ साथ सोशल का पैशन होना चाहिए। अगर आप जैसे कि साइंटिफिक चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप सोशल में उसका योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बेकार चली जाती हैं। दैन हम सेकेंड चैप्टर में आ जाते हैं, डूइंग एज़ यू लाइक। मैं मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं पर डिस्कशन करूँगी और फालतू में नहीं करूँगी। और तो हम देखते हैं डूइंग एज़ यू लाइक। देखिए, जो हमारा मन करे वो ही कर लेना, ये भी गलत है। तो इस चैप्टर में वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कल्चर का मीन्स क्या होता है? लाइट लाना, ठीक है। लाइट मतलब
रोशनी लाना, तो वो करो जिसके पीछे कोई रीज़न हो। तो इसमें ये बताया है कि ये नहीं कि आपका जो मन कर रहा है, जैसे कि डूइंग एज़ यू लाइक, जो मन कर रहा है वो करोगे तो वो सारे काम गलत हो जाएंगे। देखिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँ, तुरंत चढ़ जाऊँ, लेकिन मुझे ट्रेनिंग नहीं है तो क्या होगा, चोट लगेगी, गिर जाऊँगी, ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत दिखाई गई हैं, वर्किंग क्लास तो और मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी। तो सबसे पहले आती है एरिस्टोक्रेसी, जिसमें कि अपर लेवल के लोग होते थे, और फिर आती है मिडिल क्लास, जिसमें मिडिल क्लास में क्या होता था, मध्यम वर्गीय लोग होते थे, और थर्ड नंबर पर आती है वर्किंग क्लास, जिनको क्या था, सिर्फ काम ही करना था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी अभी मैं आगे पूरा डिस्कशन करूँगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलते हैं कि जो पावर्स है सिर्फ एरिस्टोक्रेसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, ना मिडिल क्लास के हाथ में आना चाहिए, ना ही वर्किंग क्लास के हाथ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए मेन मोटो, कि ये जो पावर है सारी स्टेट के पास हो जाए, ताकि वो अच्छे से इसको डेवलपमेंट कर सके। दैट हम थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं, पीपल डिवाइड इन 3 पार्ट। तो वहाँ पे जो पीपल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में किया गया। सबसे पहले आते हैं बारबेरियन, जो कि एरिस्टोक्रेसी थे, फिर थे सेकंड क्लास फिलिस्टाइन, जो मिडिल क्लास थे, फिर है पॉपुलेस, ठीक है, जो आम वर्ग, जैसे कि आम जनता। फिर आता है, यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं अपने लिए बारे में ही सोचूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है सबके लिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सबके लिए बेस्ट होना चाहिए। नाउ वी विल कम ऑन 4th चैप्टर। तो यहाँ पे 4th चैप्टर में उन्होंने बताया है हर्बेरिज्म के बारे में और हेलेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो हर्बेरिज्म में क्या होता है और हेलेनिज्म में क्या होता है, इन चीज़ों को मैं अभी डिफाइन करूँगी, आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए, जो हर्बेरिज्म है हिब्रू सिस्टम से रिलेटेड है, जिसका मेन मकसद क्या है, रिलीजन को सपोर्ट करना है। ठीक है, रिलीजन को सपोर्ट करना है। और जो हेलेनिज्म में वो क्या है, एंशिएंट ग्रीक से रिलेटेड है। तो और इसमें क्या बताया गया है कि स्वीटनेस और लाइट को लाना है। अगर देखो, हर्बेरिज्म क्या है, मिडिल क्लास से रिलेटेड है कि सिर्फ हम जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। ठीक है, और हेलेनिज्म क्या है, हेलेनिज्म का मतलब है कि बैलेंस बना कर रखना है, और दोनों को मिलाएंगे तभी चीज़ें बैलेंस में आ सकती हैं। क्लियर, आई थिंक यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन 5th चैप्टर। तो ये आपके लिए बहुत ही अलग होने वाला है। देखिए, यहाँ पे है ओरो ओनम नेस्टेसेरियम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो इंग्लिश लोग थे तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो सेंसिबल थे, सेंसिबिलिटी उनके अंदर, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन वो जो नॉलेज था वो किसी सही कारण के लिए नहीं था, राइट रीज़न नहीं था, तो उनका इस चीज़ में कोई विश्वास नहीं था। इंग्लैंड में जो था वो क्या था, हर्बेरिज्म था। ठीक है, जो कि अपनी ही बात अपर रखते थे कि जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन इसमें लास्टली ये बताया गया है कि सारी चीज़ों को लेकर चलना है ताकि बेस्ट कर सके। ठीक है, और हेलेनिज्म को लाना होगा ताकि लाइफ जो है स्वीट और लाइट बन जाए। अब हम 6th चैप्टर में आते हैं। तो 6th चैप्टर में क्या बताया गया है, लिबरल प्रैक्टिशनर के बारे में बताया गया है। तो लिबरल प्रैक्टिशनर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ कि जो लिबरल है तो उसमें कुछ एक धारणा थी कि ओवर पॉपुलेशन, ये बहुत 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 ही बुरी चीज़ है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी गरीबी होगी। और वो क्या मानते थे कि जो बच्चे हैं भगवान का रूप होते हैं, भगवान जी उनको भेजते हैं, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉवर्टी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि जो नॉन कन्फर्मिस्ट थे उनकी जो मिस्टेक थी ये थी कि आयरलैंड में क्या था, डिसएस्टैब्लिशमेंट थी, मतलब आयरिश चर्च को लेकर एक डिसएस्टैब्लिशमेंट थी। ठीक है, नाउ वी विल कंक्लूज़न, हम लोग कंक्लूज़न में आ जाते हैं। तो कंक्लूज़न में यही है कि इस पूरे चैप्टर को अगर हम निचोड़ लें तो क्या होगा, जो कल्चर है वो किसका दुश्मन है,
एनार्की का, एनार्की बोलिए या फिर अनाकी बोलिए, तो उसका दुश्मन है। कैसे? कल्चर, सभ्यता, ठीक है, अनार्की राजकता, राजकता, ठीक है। और इसको क्या करना है, राइट रीज़न में बिलीव करने पे बल दिया गया है, उस पर फोर्स डाला है कि राइट रीज़न ही होना चाहिए हम कुछ भी कार्य करते हैं। और ग्रीक को लेकर, जेविस को लेकर डिस्कशन है, इंटेलेक्ट पर लेकर और कंसाइंस पे लेकर डिस्कशन है। और मेनली जो बताया गया है वो बताया क्या है, हेलेनिज्म बेस्ट है, हेलेनिज्म सुपीरियर है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू वंस अगैन।